हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, रोज सुबह 7 बजे आप सभी के लिए करंट और स्टैटिक की क्लास होती है। आज भी बहुत शानदार सी क्लास होनी है। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और माँ सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। बाबा श्याम जी का नाम लेकर पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने अच्छे से याद रखेगा। डेल्सी रोड्रिगेज को किस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? डेल्सी रोड्रिगेज को किस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। किसका भैया? वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हुआ क्या है भैया कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है। वेनेजुएला ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है कराकास। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकास। और इसकी मुद्रा हो जाती है बोलीवार। बोलते चलो मेरे साथ, इसकी मुद्रा हो जाती है बोलीवार। अभी हुआ क्या है, बहुत ही अजीब और एकदम अजीब सी बात हुई है कि वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति था, निकोलस मदुरे करके यहां का राष्ट्रपति था। अब निकोलस मदुरे करके यहां का एक राष्ट्रपति था। निकोलस मदुरे को अमेरिका के द्वारा, यूएसए माने अमेरिका के द्वारा 3 जनवरी को कैद कर लिया गया है। 3 जनवरी को 3 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया और उसे अमेरिका ले जाया गया। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी देश ने किसी दूसरे संप्रभु देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया हो। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है, अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसको लिख लीजिएगा अंग्रेजी में ही। इसको क्या नाम दिया है? अब ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसको जो नाम दिया है पूरी घटना को, इसे एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जो कि साथी ऑपरेशन सदर्न स्पीयर का हिस्सा है। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, इस पर आरोप लगाए हैं कि ये जो निकोलस मदुरे है, ये एक प्रकार का है तो तानाशाह कि ये अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई करवाता है। अब वेनेजुएला के बारे में जानिएगा। अगर हम लोग पेट्रोलियम की बात करें, जो कच्चा तेल होता है जिससे डीजल पेट्रोल बनता है, इसी के ऊपर सारी लड़ाई है। तो पेट्रोलियम के यदि आप रिजर्व की बात करेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पर है, और अगर आप ये देखेंगे सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, तो दुनिया में पेट्रोलियम के सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पर है? वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज्यादा पेट्रोल के रिजर्व है। अगर रिजर्व की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पर है? वेनेजुएला में। जबकि उत्पादन में पहला स्थान किसका है? ये अमेरिका का है। तो वेनेजुएला की जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वो अमेरिकी कंपनियों के द्वारा चलाई जाने की बात है। तो जनता ये भी कह रही है, विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका के अलग अलग हित इसमें शामिल है, जिससे अमेरिका ने ये बिल्कुल ही अभूतपूर्व कदम उठाया है। तो जब ये गिरफ्तार हो गया यहाँ का राष्ट्रपति निकोलस मदुरे, तो वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रोड्रिगेज, उसी को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इसी में लिख लीजिएगा 2025 का जो शांति का नोबेल प्राइज मिला, 2025 का शांति का नोबेल, वो मारिया कोरिना करके एक थी। किसी को यहां तक कोई दिक्कत आ रही है देखने में? एक बार बताइए। यहां तक किसी को किसी प्रकार की मारिया कोरिना, तो याद रखिएगा मारिना कोरिना करके जो है, मारिना कोरिना मचाडो करके जो है, ये वेनेजुएला की रहने वाली है। ये कहां के रहने वाली है बच्चा? ये वेनेजुएला की ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। वेनेजुएला एक लिए और प्रसिद्ध है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो एंजल जलप्रपात है वो भी साथी वेनेजुएला में है। दुनिया का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का, वो भी यहीं पर है। सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कहां पर है कहोगे साथी? वेनेजुएला में। तो फिर से एक बार इसको रिपीट कराऊं, डेल्सी रोड्रिगेज को
किस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मेरे साथ बोलो, कहां का? वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कराकास। मुद्रा बोलीवार। दुनिया के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम लिखकर बताओ। दुनिया के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम लिखकर बताइए। एंजल जलप्रपात कहां पर है? वेनेजुएला। यहां के राष्ट्रपति निकोलस को यूएसए के द्वारा 3 जनवरी को गिरफ्तार किया गया है। और अमेरिका ने इस कार्रवाई को क्या नाम दिया गया है? कार्रवाई को नाम दिया गया है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, और ऑपरेशन सदर्न स्पीयर का हिस्सा है। पेट्रोलियम के सर्वाधिक रिजर्व कहां पर है? वेनेजुएला। उत्पादन में सर्वाधिक कौन है? यूएसए। और याद रखिएगा 2025 का जो शांति का नोबेल प्राइज दिया गया वो वेनेजुएला की ही मारिना कोरिना मचाडो को दिया गया। तो पहले का डी आपका बिल्कुल सही है। ये सब पूछता है विश्व में सर्वाधिक पेट्रोल के रिजर्व कहां पर होते हैं, सब पूछता है। कहोगे वेनेजुएला। उत्पादन में सबसे ज्यादा अमेरिका। पहले का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। किस देश के राष्ट्रपति धर्म गोकुल अपने 5 दिवसीय दौरे पर आंध्र प्रदेश पहुंचे? अपने 5 दिवसीय दौरे पर ये साथी आंध्र प्रदेश पहुंचे। तो लिख लीजिएगा अंतरराष्ट्रीय तेलुगु सम्मेलन। अंतरराष्ट्रीय तेलुगु सम्मेलन जो साथी तेलुगु भाषा है, अंतरराष्ट्रीय तेलुगु सम्मेलन, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किया जा रहा है। इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। तो इस अंतरराष्ट्रीय तेलुगु सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये मॉरिशस के राष्ट्रपति, कहां के भैया? मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल। फिर से सुन लीजिए, मॉरिशस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? धर्म गोकुल। जबकि मॉरिशस की मुद्रा क्या है? मॉरिशस की राजधानी बताइए, मॉरिशस की साथी मुद्रा बताइए, और यहीं पर बताइए मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ये जो धर्मपीर गोकुल है, इनका जो कभी परिवार था, क्योंकि ये भारतीय मूल के मॉरिशियन है, तो धर्मवीर गोकुल ये आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे पूरे परिवार के साथ। राजधानी हो जाती है पोर्ट लुई। भाई इसकी राजधानी क्या हो जाती है? पोर्ट लुई। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई। मेरे साथ रिपीट कीजिए, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई। जबकि मुद्रा हो जाती है मॉरिशियन रुपया। मुद्रा क्या हो जाती है? रुपया। रुपया यहां की मुद्रा है। और नवीन राम गुलाम कुछ करके इनका नाम है, राम गुलामन कुछ करके नाम है। ये साथी याद रखेगा, यहां के प्रधानमंत्री हैं। तो भारतीय मूल के ही यहां पर राष्ट्रपति है, और भारतीय मूल के क्या हो जाते हैं? यहां पर प्रधानमंत्री हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए, आंध्र प्रदेश अपने पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। विधानसभा की 175 सीट है, विधान परिषद की 58, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11। लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11। विधानसभा की कितनी? 175, विधान परिषद की 58, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई, मुद्रा हो जाती है रुपया, और यहां के प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? नवीन राम गुलाम करके यहां के प्रधानमंत्री। देखिए, ये जो राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभाएं, ये भी आपको डेली एक एक दो दो याद करनी होंगी, जिससे कि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए भैया, लेह में लद्दाख खेल नीति का शुभारंभ किसने किया है? लद्दाख खेल नीति, लेह लद्दाख में लद्दाख खेल नीति का आरंभ साथी किसने किया है? तो यहां के लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हो जाते हैं, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हो जाते हैं, जो लद्दाख के प्रशासक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता के द्वारा। लद्दाख याद रखिएगा एक साथी यूनियन टेरिटरी है। ये बताइए लद्दाख को यूटी कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 इसे जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग से यूटी बनाया गया। इसके कितने जिले हो जाते हैं? 37 के 7 जिले हैं लद्दाख के। यहीं पर लद्दाख के बारे में बताइएगा कि भाई इसका राजकीय पशु क्या है
और इसका साथी राजकीय पक्षी क्या है, इसका राजकीय पशु क्या है, इसके राजकीय पक्षी क्या है। यहां पर कुछ झील के नाम बताइए, यहां पर साथी कुछ दर्रों के नाम बताइए, यहां पर पाए जाने वाले कुछ दर्रों के नाम बताइए, और यहां के कुछ उत्सव के नाम। इसकी बात कर रहे हैं लद्दाख की, लिख लीजिएगा। तो लेह में लद्दाख खेल नीति 2025 का शुभारंभ, लद्दाख यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता के द्वारा किया गया है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात, जय हिंद। एक बार सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को शेयर कर देना। जो मेहनत बच्चा मेरे हाथों से चल रही है उसका और मेहनत करने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हारा जो साथ है वो साथी बहुत ज्यादा मजबूती देता है। तो बिना कुछ सोचे, क्योंकि मुझे केवल तुम्हारे साथ एक हौसले की जरूरत होती है कि हाँ भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंटेंट कुछ भी बाहर आ जाए, पेपर में एक अक्षर भी तुम बाहर दिखा दो, मैं यही छोड़ दूंगा पढ़ाना, बस तुम्हारा साथ चाहिए। तो देखो भैया, पशु हो जाता है हिम तेंदुआ। पशु क्या हो जाता है? हिम तेंदुआ। ब्लैक नेक्ड क्रेन करके, ब्लैक नेक्ड काली गर्दन वाली क्रेन जिसको सारस कह देते हैं, वो यहाँ का पक्षी है। झील हो जाता है पेंगोंग झील, जो भारत के लद्दाख और चीन में स्थित है। सो मोरोरी करके भी साथी यहां पर एक झील हो जाती है, और सो कर नाम से यह भी साथी यहां पर झील है। दर्रों की बात करें तो मिंगला दर्रा, मिंगला 19,400 फीट, उमलिंग ला दर्रा, उमलिंग ला दर्रा। इसी प्रकार खारदुंग ला दर्रा, इसी में साथी कराकोरम दर्रा, कराकोरम दर्रा, ये सब लद्दाख में। उस समय बात करना, हेमिस देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, उसी के नाम पर हेमिस मठ भी है। इसी प्रकार डो समोचे करके यहां पर हो जाता है। लद्दाख में साथी सिंधु दर्शन नाम से भी एक उत्सव होता है। तो हेमिस डोसमोचे सिंधु दर्शन, हेमिस डोसमोचे सिंधु दर्शन। यहां की झीलों के नाम पूछेगा तो कहोगे पेंगोंग झील, सोमोरोरी सोकर, दर्रे मिंगला, उमलिंगला, खारदुंगला, कराकोरम दर्रा। पशु हिमतेंदुआ, पक्षी ब्लैक नेक्ड क्रेन। और लद्दाख को यूटी साथी कब बनाया गया था? लद्दाख को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था? सबके सब बताइए। कहोगे सर 31 अक्टूबर 2019। अंडमान और निकोबार में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन यह किसने किया है? इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन यह साथी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? अंडमान निकोबार। तब सभी जानते कि अंडमान निकोबार यह भारत का साथी द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार क्या है? यह भारत का द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार भारत का द्वीप समूह। इसमें कई सारी चीजें आपको पढ़ेंगी। कहोगे कौन सा चैनल है जो साथी अंडमान को निकोबार से अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। सबके सब बताइए कौन सा चैनल है। फिर पूछेगा जो साथी अंडमान है, अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन सा अलग करता है? मेन अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन सा अलग करता है? लिटिल अंडमान से इनमें से साथी कौन सा चैनल अलग करता है? ये बताइए। अंडमान निकोबार को शहीद और स्वराज ये नाम कब दिया गया था? शहीद और स्वराज नाम सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये साथी कब दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा शहीद और स्वराज नाम ये कब दिया गया था? इसी में बताना है भारत का दक्षिणतम बिंदु ये भी बताइए। इसी में बताना है साथी आपको कि आप वहां के कुछ जनजातियों के नाम बताइए।
अंडमान निकोबार की कुछ साथी जनजातियों के नाम बताइए। अंडमान निकोबार की कुछ जनजाति, तो लिख लीजिएगा। जो 10 डिग्री चैनल है, बोलो मेरे साथ सबके सब। मैं तुम्हें इतिहास, भूगोल, संविधान विज्ञान, एक एक चीज 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360 डिग्री। बस तुम लोग एक छोटा सा काम कर लिया करो कि जैसे मैं तुम्हें बोलूं वैसे ही उस क्लास को मन में रिवाइज कर लिया, वैसे ही उसे साथी दोहरा लिया जहां भी पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में या घर पर। क्योंकि याद रखिएगा, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा? रे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। एक बार फिर से कहूंगा सभी छोटे भाई बहनों को, एक सेकंड का समय भी नहीं लगता, लेकिन जो हौसला, जो हिम्मत आती है, सबके सब साथी एक बार शेयर करके चलना और इसको दोहराते चलना। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन अलग करता है? कहोगे सर डंकन चैनल। डंकन चैनल। शहीद स्वराज, ये 30 दिसंबर 1943 को जापानियों ने अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया था और उसे आजाद हिंद फौज को सौंप दिया, जिसे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है, जिसको पार्सल्स और पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ये निकोबार के ग्रेट निकोबार तहसील में स्थित है। ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जनजाति कौन सी होती है? जनजाति होती है ओंगे। जनजाति साथी जरावा। यहां पर पाए जाते सेंटेनलीज। सेंटेनलीज शोम्पेन भी यहां पर एक जनजाति हो जाती है। शोम्पेन भी। तो ओंगे, जरावा, सेंटेनलीज, शोम्पेन, ये साथी यहां की जनजाति है। अंडमान निकोबार में एकीकृत कमान और नियंत्रण ये अमित शाह जी के द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। अमित शाह जी के द्वारा। इसी में एक पॉइंट और लिख लेना, इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। राधानगर बीच, राधानगर तट, सेलुलर जेल, ये सब यहीं पर है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हो जाती है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हो जाती है? पोर्ट ब्लेयर। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह भी साथी अंडमान में है। किस राज्य के भोगपुरम हवाई अड्डे पर सफल सत्यापन उड़ान का संचालन किया गया है? यहां पर हाल ही में पहली सफल वैलिडेशन फ्लाइट या पहली सफल उड़ान का संचालन किया है। भोगपुरम हवाई अड्डा यह किस राज्य में स्थित है? तो लिख लीजिएगा आंध्र प्रदेश में। यह नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के निकट, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के निकट भोगपुरम में बनाया गया है। और यहां पर साथी पहली जो सफल उड़ान है उसका उद्घाटन किया गया है। सफल उड़ान। अब लिख लीजिएगा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन दिवस। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन दिवस। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन दिवस कब मनाया जाता है? इसी में लिख लीजिएगा। पूछेगा ICAO अंतरराष्ट्रीय सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 1944 में बनी। IATA ये साथी 1945 में बनी। और ये दोनों संगठन है ICAO और IATA। इनका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में। इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ये अंतरराष्ट्रीय विमानन ट्रांसपोर्ट संघ, अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन ये संगठन 1944, IATA 1945, दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? कनाडा मॉन्ट्रियल। जबकि अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन दिवस ये 7 दिसंबर को भोगपुरम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा,
राज्यसभा बताओ, अभी पढ़ाया था। इसी में एक पॉइंट बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे आते हैं। और अभी डीजीसीए, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो डीजीसीए को पहली बार 1927 में बनाया गया। और पूछेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत में हवाई अड्डों को मैनेज करती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो साथी हवाई अड्डों को मैनेज करती है, 1995 ये हवाई अड्डों को मैनेज करती है। ये कब आई थी कहोगे सर? 1900, बिल्कुल सही, 1995 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995। डीजीसीए सर्वप्रथम 1927 में। 2020 से डीजीसीए को सांविधिक दर्जा दिया गया है, कानून के जरिए सांविधिक दर्जा डीजीसीए। इसका काम है उड़ानों को मंजूरी देना। विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीट। फिर से बोलो एक साथ, विधानसभा 175, विधान परिषद 58, लोकसभा 25, राज्यसभा 11। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995, डीजीसीए सर्वप्रथम 1927 में। इसी में लिख लीजिएगा भारत में एयरक्राफ्ट एक्ट कब आया है? साथी 1934 में। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन दिवस ये 7 दिसंबर। आईसीएओ, IATA इनका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। वैमानिकी विकास एजेंसी ये संस्था ADA द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन एरोनॉटिक्स 2047 का शुभारंभ कहां पर किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरोनॉटिक्स 2047 का शुभारंभ किसके द्वारा? यह साथी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, ADA कह देते हैं। भारत सरकार की संस्था है। ये जो जहाज आदि होते हैं ना, उनका डिजाइन बनाती है। ये ADA संस्था क्या करती है? सबके सब लिखकर बताओ। कहोगे भैया ये जो फाइटर जेट होते हैं उनके डिजाइन बनाती है। इसने एक राष्ट्रीय सम्मेलन एरोनॉटिक्स 2047 का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका आयोजन कहां पर किया है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसके 2 उपनाम बताइए भाई, बेंगलुरु के 2 निकनेम बताइए। अब यहीं पर लिख लीजिएगा, बेंगलुरु में भारत की पहली क्वांटम शहर, भारत का पहला क्वांटम शहर, यह साथी कहां पर स्थापित किया जा रहा है? रिपीट करते रहो मन मन में। देखिए जो मैं यहां पर बोल रहा हूं उसे घर पर बैठे दोहराते रहिए। और अगर आज तुम सब ठान लो कि आज अपने बड़े भैया को पूरी सपोर्ट देनी है, तो इस क्लास में साथी आज हम 15,000 ले मरेंगे। 10,500 चल रहे हैं। एक बार तुम ये कह दो ना कि भैया एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कि सबके सब मेहनत कर लो, यह संघर्ष चल रहा है साथी, आज हम ले मरेंगे। भारत का पहला क्वांटम शहर, यहां पर कुछ अनुसंधान संस्थान लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ अनुसंधान संस्थान जो कहां पर है? हेडक्वार्टर जो बेंगलुरु में स्थित है। ये सब बेंगलुरु का बता रहा हूं, प्लीज लिख लेना। यहां पर HAL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहीं पर इसरो का हेडक्वार्टर। यहां पर राष्ट्रीय मस्तिष्क को लेकर एक निमहेंस संस्था है। पूछेगा निमहेंस कहां पर स्थित है? निमहेंस कहां पर स्थित है? कहोगे भैया ये बेंगलुरु, JN जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर एकदम बिल्कुल एडवांस वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। यहीं पर भारतीय बागवानी संस्थान, लिख के बताओ भारतीय बागवानी संस्थान कहां पर है? भारतीय बागवानी संस्थान कहां पर है? भारतीय बागवानी संस्थान, भारतीय बागवानी संस्थान बहुत बहुत पूछता है। भारतीय बागवानी संस्थान यह भी बेंगलुरु में। इसको भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, और देश की गार्डन सिटी भी कहा जाता है। इसको साथी बगीचों की राजधानी भी कहा जाता है। इसको गार्डन सिटी भी कहा जाता है। तो बेंगलुरु में
ये जो एडीए संस्था है, ये एरोनॉटिक्स 2047 का शुभारंभ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर, निमहेंस जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, और भारतीय बागवानी संस्थान कहां पर है? कहोगे सर ये बेंगलुरु में स्थित है। स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म और अनुसंधान संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नया अनुसंधान संस्थान है तथा अत्याधुनिक रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम सुविधा, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो याद रखिएगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। कहां पर भैया? तेलंगाना के हैदराबाद में। तेलंगाना के हैदराबाद में। एक्वाकल्चर का मतलब होता है मछली पालन आदि, मछली पालन आदि। तो स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म और अनुसंधान संस्थान, ये तेलंगाना के हैदराबाद में। यहां पर ट्राउट नाम की मछली का पालन किया जाएगा। कौन सी मछली? ट्राउट नामक मछली का पालन, ट्राउट नामक मछली का पालन। भाई यहां पर कौन सी मछली का पालन होगा? ट्राउट नामक मछली का पालन। इसी में लिख लीजिएगा, बात हैदराबाद की आ गई है। तो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? कहोगे सर मूसी नदी के किनारे। भाई हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। 1591 में कुली कुतुब शाह के द्वारा स्थापना, कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद की स्थापना। यहीं पर जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहीं पर क्या है भैया? जियोफिजिकल अनुसंधान संस्थान। ये कुछ अनुसंधान संस्थान है जो हैदराबाद में स्थित है। यहीं पर याद रखिएगा, मांस अनुसंधान संस्थान, तिलहन अनुसंधान संस्थान, यहीं पर राष्ट्रीय पोषण संस्थान, यहीं पर याद रखिएगा इक्री सेट करके, यह भी एक संस्था यहीं पर स्थित है। यहीं पर सुनामी चेतावनी केंद्र भी है। यहीं पर सुनामी चेतावनी केंद्र। यहीं पर एक बात याद रखिएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यह भी कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान, राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान। और जो ये बीमा संस्था है IRDAI, ये भी कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ये भी कहां पर है भैया? हैदराबाद में स्थित है। पंचायती राज संस्थान IRDAI, डीएनए से रिलेटेड सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक रिसर्च सुनामी चेतावनी केंद्र, पोषण तिलहन और मांस संस्थान, जियोफिजिकल अनुसंधान संस्थान, मूसी नदी के किनारे 1591 में कुली कुतुब शाह। ये बताइए मूसी नदी जो है ये साथी किसकी सहायक नदी है? देखिए कि हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, आज फिजूल है देखना अरे कद आसमान का। कि हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो आज फिजूल है देखना कद आसमान का। अरे सुल्तान खींच दे मीटर। सबके सब दोहराते चलो, सबके सब दोहराते चलो। चलिए भैया, कहेगा किस राज्य का बदे सेट्टी गांव राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव बना है? राज्य का पहला बदे सेट्टी तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता भैया? छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में। आ जाते हैं नक्सलवाद है क्या? तो देखिए गांव है नक्सलवाद। नक्सलवाद को साथी सरकारी भाषा में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है। यह तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद वाले चैप्टर से बहुत जुड़ा हुआ है। बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन पर ध्यान दोगे? यस या नो करके बताओ। बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन पर ध्यान दोगे? देखो, इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो जो नक्सलवाद है इसे साथी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यह भारत सरकार के विरुद्ध एक साथी सशस्त्र आंदोलन है। यह भारत सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन है। कैसा आंदोलन है? सशस्त्र
आंदोलन, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत हुई है, इसका जो प्रारंभ हुआ है, ये 1967 में नक्सलवाड़ी करके साथ एक जगह है, गांव है पश्चिम बंगाल में। नक्सलवाड़ी गांव है पश्चिम बंगाल में, समझे, वहां से शुरू हुई है। चारू मजूमदार करके जो था एक लीडर, ये इसका मुख्य, आप इसे कह सकते हैं कि यही साथी इसमें मुख्य व्यक्ति था इसकी भूमिका में। अब यहीं पर याद रखिएगा, पहले तो भारत के बहुत राज्य है, वर्तमान में लगभग 38 जिले, पहले तो 120 से ज्यादा जिले थे, 38 जिले ये नक्सलवाद प्रभावित है, नक्सलवाद प्रभावित। और भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना यह लक्ष्य रखा है। अब लगभग 9 से 10 राज्यों में नक्सलवाद है, पहले तो कई राज्यों में था। नक्सलवाद की बात आई है तो यहां पर साथी सीआरपीएफ जो है, इसके कोबरा कमांडो होते हैं, कोबरा बटालियन, जिसका गठन नवंबर 2008 में किया गया था। लिखकर बताइए सबके सब, जो कोबरा बटालियन होती है सीआरपीएफ की, जो विशेष तौर पर नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाई गई, इसका गठन कब हुआ है? कमांडो एक्शन फोर्स, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, कमांडो एक्शन फोर्स रिजोल्यूट एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर 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 रिजोल्यूट एक्शन, सब के सब लिखिए। कोबरा की फुल फॉर्म क्या है ये पूछेगा 110%। ये साथी 110% वाली चीजें इस कलम से बोर्ड पर जो लिख दिया गया, पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर, बस तुम्हें ही समझ में नहीं आ रही ये चीज। तो सीआरपीएफ कोबरा 2008 में गठन, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, जबकि बदेसेट्टी छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल मुक्त, नक्सल समाप्त करने का लक्ष्य 31 मार्च 2026। ये आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। 38 जिले नक्सलवाद प्रभावित है, 38 जिले। पूछेगा आप सभी से, भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल, ये साथी प्रदूषण नियंत्रण व्हीकल है। यह प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए समुद्र प्रताप का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो देखिए, इसको सौंप तो पहले दिया गया था भारतीय तटरक्षक बल को, लेकिन इसका उद्घाटन जो करेंगे अब साथी राजनाथ सिंह करेंगे। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? राजनाथ सिंह। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण लिख लीजिएगा, गोवा शिपयार्ड के द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसमें लिख लीजिए आईसीजी, भारतीय कोस्ट गार्ड का गठन कब हुआ है? 1 फरवरी 1977। याद रखिएगा, विश्व की पांचवा वैश्विक कोस्ट गार्ड सम्मेलन यह 2027 में कहां पर आयोजित होगा? 5वां वैश्विक कोस्ट गार्ड सम्मेलन 2027 में भारत के चेन्नई में आयोजित होगा। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? आपका यह विशेष तौर पर टॉपिक है, आपका यह साथी विशेष तौर पर टॉपिक है। भारतीय कोस्ट गार्ड 1 फरवरी 1977, 5वां वैश्विक कोस्ट गार्ड सम्मेलन, यह भारत के चेन्नई में, भारत के चेन्नई में। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद मुश्ताक आयु मंतकथ को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मोहम्मद मुश्ताक को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है हाल ही में? याद रखिएगा, सिक्किम हाई कोर्ट का। कहां का भैया? सिक्किम हाई कोर्ट का इनको हाल ही में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसी में लिख लीजिएगा, हाई कोर्ट का गठन, कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। यह साथी कौन से अनुच्छेद में? हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। यह कौन से अनुच्छेद में? हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यह कौन से अनुच्छेद में?
हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति, हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति। भारत में कुल हाई कोर्ट कितने हैं? हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट आयु, हाई कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? सेवानिवृत्ति आयु, हाई कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु। और पूछेगा भारत का पहला हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से संबंधित ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। हाई कोर्ट से संबंधित याद रखिएगा, ये केवल जो सामने तुम्हारे लिखे हुए हाई कोर्ट से संबंधित यही 7 क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन नहीं पूछता। तो गठन किससे होता है? अनुच्छेद 214, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अनुच्छेद 215, रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226। कुल हाई कोर्ट कितने? 25। रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष, रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष। भारत का पहला, ये जुलाई 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट, जुलाई 1862 में कहोगे सर कलकत्ता हाई कोर्ट, जुलाई 1862। ये बताइए उत्तर प्रदेश में पहली बार हाई कोर्ट किस शहर में खोला गया था? सबको उत्तर देना है क्योंकि मैंने यूपी जीके की ये सारे टॉपिक करा रखे हैं। ध्यान देना, भारत का पहला हाईकोर्ट जुलाई 1862, हाईकोर्ट का गठन अनुच्छेद 214, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 215, रिट जारी करने की शक्ति 226, कुल हाईकोर्ट 25, रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष, 62 वर्ष। भारतीय सेना ने लद्दाख के किस क्षेत्र में जश्न ए फतेह 2026 विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया है? जश्न ए फतेह, इसी में बताइए थल सेना दिवस, थल सेना दिवस साथी कब मनाया जाता है? इसी में आपको बताना है कि वायु सेना दिवस कब बताया, वायु सेना दिवस ये कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस। और साथ ही नौसेना दिवस ये भारत में कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस 4 दिसंबर। ये जो लद्दाख का द्रास एरिया है, यहां पर जश्न ए फतेह 2026, जश्न ए फतेह 2026 भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यह भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र की खरीद के लिए यह किस देश के साथ समझौता किया है? तो लिख लीजिएगा, इजराइल के साथ समझौता किया है। यह किस देश के साथ समझौता? अगर तुम लोग एक बार खींच के सब साथ दे दो, मैं सही बता रहा हूं, और ऊर्जा से तुम अभी कैपेसिटी नहीं जान रहे हो पढ़ाने की, अभी तो शुरुआत है। और जितने एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हो, जो स्पेशल जीके टॉपिक चल रहा है आंतरिक सुरक्षा, एक भी क्लास ना छूट जाए, नहीं तो पेपर में बहुत कुछ छूट जाएगा। कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिल लड़े और उन पर है धिक्कार, कि उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, यह मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। इजराइल की राजधानी बताओ, इजराइल की मुद्रा बताइए, और इजराइल की साथी संसद का नाम बताइए। इजराइल की संसद, तो राजधानी हो जाती है जेरूशलम। राजधानी क्या जाती है सर? जेरूशलम। मुद्रा हो जाती है न्यू शेकेल, मुद्रा हो जाती है न्यू शेकेल। और संसद का नाम है नीसेट, संसद का नाम क्या हो जाता है? नीसेट। इजराइल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? हाल ही में इजराइल के द्वारा शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को। किससे भैया? डोनाल्ड ट्रंप। और इजराइल ने सोमालीलैंड करके एक जगह है, सोमालीलैंड, इसको स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला यह पहला देश बना है। 12 का सी आपका बिल्कुल सही है। भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म
इसको मैं पहले ही आपको करा चुका हूं, तो याद रखिएगा यह हैदराबाद में स्थित है। यह कहां पर स्थित है? हैदराबाद। जो भी मछली वाला क्वेश्चन कराया था ना, उसी में है। भारत के पहले कमर्शियल उष्ण कटिबंधीय ट्राउट फार्म, इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने भारत के निवेश चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने भारत के निवेश चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुजरात के वडोदरा में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुजरात के वडोदरा। बैंक ऑफ बड़ौदा तो आंध्र प्रदेश ने निवेश चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र ने। आंध्र प्रदेश में फिर से बताओ, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। ये बताइए सर्वाधिक जीएसटी देने वाला राज्य, सर्वाधिक जीएसटी देने वाला राज्य, भारत का सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाला राज्य कहां? सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य, सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य, सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य। यह राज्य भारत में के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करता है, सबसे ज्यादा। तो इसी में लिख लीजिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा एफडीआई भी प्राप्त करता है, सबसे ज्यादा जीडीपी, भारत में सबसे बड़ी जीडीपी किसकी है? महाराष्ट्र की। तो सर्वाधिक एफडीआई भी महाराष्ट्र, और भारत में सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जीएसटी, तो आप कहोगे सर महाराष्ट्र। जबकि निवेश चार्ट में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। विधानसभा 175, विधान परिषद 58, लोकसभा 25, राज्यसभा 11। लोकसभा 25, राज्यसभा 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में लोहित नदी पर 1200 मेगावाट की कलाई 2, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जल विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश की है? तो लोहित नदी कहां पर है? लोहित नदी कहां पर है? कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश। लोहित नदी कहां पर है? यह अरुणाचल प्रदेश में। इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन लिखना कि यह कौन सी परियोजना है। इसका नाम है कलाई द्वितीय। यह जल विद्युत परियोजना है। यह कितने मेगावाट बिजली? 1200 मेगावाट बिजली। यह कहां पर है? लोहित नदी पर। यह कहां पर है भैया? लोहित नदी पर है। कहां पर? लोहित नदी, अरुणाचल प्रदेश में। लोहित नदी, अरुणाचल प्रदेश। इसी में आपका आ जाता है लोहित सती किसकी सहायक नदी है? जो लोहित नदी है यह किसकी सहायक नदी है? तो लिख लीजिएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसी में लिख लेना ब्रह्मपुत्र की। लोहित, इसी नदी पर बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भगवान परशुराम कुंड भी है। भगवान परशुराम कुंड यह लोहित जिले अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे लंबे सड़क पुल में से एक जो सती भूपेन हजारिका ब्रिज है, भूपेन हजारिका पुल, जो सती भूपेन हजारिका पुल है, जिसको ढोला सादिया पुल भी कहते हैं, 9.15 किलोमीटर लंबा, यह भी लोहित नदी पर है। पूछेगा कि ये जो सती भूपेन हजारिका ब्रिज है, भारत का नदी के ऊपर बने सबसे लंबे पुलों में से एक पुल, सड़क पुल, भूपेन हजारिका सेतु, यह कहां पर है? लोहित नदी पर 9.15 किलोमीटर, असम में स्थित है, ढोला से सादिया को जोड़ता है। जबकि परशुराम कुंड यह भी लोहित नदी पर, अरुणाचल प्रदेश में। लोहित किसकी सहायक नदी है? यह ब्रह्मपुत्र की सहायक है। लोहित बच्चा किसकी सहायक नदी है? कहोगे सर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो सबके सब साथी जान लीजिए, यूपी कांस्टेबल के लिए जो अपना शंखनाद बैच है, ये मात्र कितने रुपए में? 99। और अगर बच्चा कोई पूछ रहा था मुझसे कि इसमें चारों सब्जेक्ट है, तो लिख लीजिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी।
मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, चारों सब्जेक्ट का फुल बैच चाहिए, कंप्लीट बैच, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। इसमें साथी बाइलिंगुअल क्लास होंगी, हिंदी अंग्रेजी में क्लास, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी साथी मैं खुद पढ़ाऊंगा, हिंदी जीके। इसमें 6-7 घंटे की लाइव क्लास, कंप्लीट आपको बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे। इस बार मैथ रीजनिंग में अलग से साथी आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से डेली 100 क्वेश्चन अलग से, और वो कराए भी जाएंगे। तो आपका जो भी भाई बहन छोटा साथी कोई भी पढ़ रहा हो, सबको शंखनाद बैच से जुड़ने बोलना, कि ये मत सोचना कि 99 रुपए का है तो बेकार होगा। एक बार तुम लोग बता दो होमगार्ड वालों, क्या तुम्हें जो बैच पढ़ रहे हो वो साथी 99 रुपए का लगा? कभी भी लगा कि इसने तो मात्र 99 रुपए लिए हमसे? और क्लास कैसी चल रही है एक बार दिल खोलकर बता दो सब के सब। और बच्चा बस तुमसे मुझे ज्यादा नहीं चाहिए होता है, बस तुमसे मुझे ये चाहिए होता है कि जब तुम पढ़ोगे नहीं तो वो लक्ष्य में कैसे प्राप्त करवाऊंगा तुम्हें, किस लक्ष्य के लिए तुम लोग मेरे पास आए। कर्नाटक के किस जिले में भारत में दूसरी बार दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया है? दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया है। तो याद रखिएगा कर्नाटक के विजयनगर में यह एक विशेष प्रकार का तेंदुआ है। पहली बार यह राजस्थान में देखा गया था, अब दूसरी बार कहां देखा गया है? यह कर्नाटक में देखा गया है। दूसरी बार कहां पर देखा गया है? कर्नाटक में। इसी में लिख लीजिएगा इंडियन बिग कैट अलायंस, इंडियन बिग कैट अलायंस। यह भारत का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसको 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। इसे कब लॉन्च किया गया था? इसमें साथ ही साथ जो कैट की प्रजाति होती है, बिग कैट, जो ये लोयन आदि की प्रजाति होती है, 7 प्रजातियों से संबंधित है, 7 प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित। ये बताइए अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। इसी में बताइए हिम तेंदुआ दिवस कब हो जाता है? अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब हो जाता है? इसी में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस बताइए। इसी में साथ ही आपको शेर दिवस बताना है। इसी में आपको क्या बताना है? शेर दिवस। तो कर्नाटक के विजयनगर में कर्नाटक लोकसभा 28, राज्यसभा की 12 सीट हो जाती है, विधानसभा की 224 और विधान परिषद की 75। लिख के बताइए भाई विधानसभा सीट कितनी है कर्नाटक में? सबके सब उत्तर दीजिए। कर्नाटक में विधानसभा सीट कितनी है? सबके सब उत्तर दीजिए। कर्नाटक में साथी विधानसभा सीट कितनी है? कहोगे सर कर्नाटक में विधानसभा सीट कितनी है? कहोगे 224। कर्नाटक में विधानसभा सीट कितनी है? कहोगे सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए हिम तेंदुआ दिवस ये 23 अक्टूबर को होता है। हिम तेंदुआ 23 अक्टूबर, जबकि केवल तेंदुआ दिवस ये 3 मई, लोयन दिवस ये साथी 10 अगस्त को, बाघ दिवस ये 29 जुलाई को, बाघ दिवस 29 जुलाई। तो कर्नाटक विधानसभा 224, विधान परिषद 75, लोकसभा 28, राज्यसभा 12। राजस्थान में 6 जनवरी 2026 को क्षेत्रीय एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस उद्देश्य से किया जा रहा है? 2026 की पहली, ये 2026 की कौन सी है? पहली एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस, रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस भारत में। और ये कहां पर किया जा रहा है? राजस्थान के जयपुर में। जयपुर को याद रखिएगा 2019 में विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया। 2010 में यहां के जंतर मंतर को, यहां के जंतर मंतर को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। जयपुर के जंतर मंतर को, जयपुर में याद रखिएगा एलिफेंट महोत्सव भी होता है। एलिफेंट उत्सव कहां पर होता है? कहोगे सर जयपुर में। इसी में कुछ पॉइंट याद करिएगा। सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा
1727 में। इसको आइलैंड ऑफ ग्लोरी भी कह देते हैं, भारत का पेरिस भी कह देते हैं। आइलैंड ऑफ ग्लोरी और इसे भारत का पेरिस भी कह देते हैं। भारत का पेरिस 1727 में। इसकी स्थापना किसके द्वारा? सवाई राजा जयसिंह दो। जबकि 1799 में सवाई राजा प्रताप सिंह के द्वारा, याद रखिएगा, हवा महल की स्थापना। हवा महल में 953 खिड़की हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि हवा महल में टोटल कितनी खिड़की हैं, आज तुमने निराश कर दिया। बस क्या ही बोलूं तुम्हें। हवा महल में साथी कितनी खिड़की हैं, सबके सब बताइए। हवा महल में 953। तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है उसके प्रभाव पर रिसर्च, शासन सुधार और आर्थिक विकास जैसे विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए, क्योंकि 2026 की जो 7वीं एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस है, एआई इंपैक्ट सम्मेलन, इसका आयोजन भारत में होगा। इसी वजह से ये क्षेत्रीय आयोजन हो रहे हैं। चलिए, माउंट एलब्रुस की चोटी पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ये यूरोप की सबसे ऊंची। तेगबीर सिंह, बोलो मेरे साथ, तेगबीर सिंह माउंट एलब्रुस की चोटी पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही, विश्व के सबसे कम उम्र के तेगबीर सिंह। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तीसरी। देखिए, विमान उद्योग में हम लोग कौन से स्थान पर हैं? विमान उद्योग में 5वें स्थान पर, जबकि 7वीं यूनिकॉर्न में हम लोग तीसरे स्थान पर है। यूनिकॉर्न में तीसरे स्थान पर। ग्लोबल सैटेलाइट कि भारत ने कितने उपग्रह स्थापित किए हैं, भारत ने साथी कितने उपग्रह स्थापित किए, इसको लेकर हम लोग कौन से स्थान पर हैं? याद रखिएगा, 7वें। क्षेत्रफल में भी 7वें और उपग्रह स्थापना में भी हम लोग 7वें। तो बताइए, यूनिकॉर्न में कौन सा स्थान है भारत का? उपग्रह स्थापना में कौन सा स्थान है? और इसी में बताने विमान उद्योग में। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अब पूरी दुनिया की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो इसको लिख लेना। यूनिकॉर्न में तीसरा, उपग्रह में 7वां, उपग्रह में 7वां, विमान में 5वां स्थान, जबकि अर्थव्यवस्था में देश का 4था स्थान। बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, बोन शहर जो है यह जर्मनी में स्थित है। यहीं पर UNFCCC का सचिवालय भी है, जो एक अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समझौता है। इसका साथी हेडक्वार्टर सचिवालय कहां पर है? जर्मनी के बोन शहर में। जर्मनी के बोन शहर में। अमेजन क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश यह सूरीनाम को घोषित किया गया है। सूरीनाम की राजधानी क्या हो जाती है? कहोगे सर, पारा मारीबो। पारा मारीबो, याद रखिएगा, पारा मारीबो करके इसकी राजधानी हो जाती है। डॉक्टर जेनिफर इसकी पहली महिला राष्ट्रपति। भारत की रॉ का गठन 1968 में हुआ है। इसके नए चीफ कौन बने हैं? पराग जैन बने थे इसके नए चीफ। भाई, रॉ के चीफ पराग जैन। और अमेजन का पहला मलेरिया मुक्त देश जो है यह सूरीनाम को घोषित किया गया। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार यह DRDO ने विकसित किया है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी 1958। स्वास्थ्य के प्रहरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लिख लीजिएगा भैया, ललित शौर्य करके। यह स्वास्थ्य के प्रहरी, ललित शौर्य, स्वास्थ्य के प्रहरी, ललित शौर्य। भारत में GST दिवस ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये कुछ पुराने हैं, उनको भी कराता चल रहा हूं। राजभवन अन्नदान योजना ये साथी किस राज्य की है? राजभवन अन्नदान योजना ये गोवा की है। राजभवन अन्नदान योजना। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक। देखिए साथी, 33 एलिफेंट रिजर्व है। भारत में कितने एलिफेंट रिजर्व है? कहोगे सर, 33 हाथी रिजर्व है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट
ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकादमी देहरादून, राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर, ये सती उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां पर है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। अब मेरी एक चैलेंज स्वीकार करोगे? मैं तुम्हें 25 क्वेश्चन दे रहा हूं और जो पूरे के पूरे सही करेंगे रिवीजन में उनको मेरी तरफ से इनाम की घोषणा। तो मैं साथी तुम्हारे लिए रिवीजन दे रहा हूं, उससे पहले सुन लो, ये बच्चा मेरे लिए तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा उपकार होगा और मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं पाओगे, ना 2000 वाले से कम, ना 1000, ना 500, ना 200। केवल तुमसे गुरु दक्षिणा ले रहा हूं और तुम मेहनत ऐसी देखोगे मजदूर के जैसी। बहुत बढ़िया टीचर, बहुत बढ़िया टीम। तो जो भी आपके साथी आप लोग हैं, कांस्टेबल की तैयारी शंखनाद से जुड़ के करना, इस पे आपको जरा भी आर्थिक लोड नहीं पड़ेगा और तैयारी में कोई कमी नहीं आएगी। और सब्जेक्ट 12 जनवरी से, लेकिन इंतजार मत करो, जुड़ने की कोशिश अभी से करो। ये कांस्टेबल है, कोई इतना बड़ा आईएएस नहीं है, ये तो मेहनत, खाटी मेहनत, जिसको अनुभव होता है कि ये पेपर इस तरह से सब्जेक्ट से पूछता है, वो फंसाता है पेपर शेर की तरह छाती ठोक के, और फिर नागिन डांस चलता है। चलो भैया बताइए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहां पर स्थित है? प्रोजेक्ट एलिफेंट साथी कब आया? प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये बताइए लॉयन दिवस कब मनाया जाता है? लॉयन दिवस। ये बताइए नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? सिविल एविएशन डे, अंतरराष्ट्रीय। ये भी आपको बताना है साथी, नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? ये बताइए राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां पर स्थित है? ये बताइए ZNCR, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ये भी आपको बताना है बच्चा कि CCMB, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और भारतीय बागवानी संस्थान, ये कहां पर स्थित है? भारतीय बागवानी संस्थान, ये साथी कहां पर स्थित है? एक भी क्वेश्चन का गलत उत्तर मत देना। यदि तुम्हें लगता है कि तुम होशियार हो तो भी तुम्हें पकड़ लेते हैं। बताओ, कर्नाटक में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। वहीं साथी आंध्र प्रदेश में बताइए, आंध्र प्रदेश में भी सब कुछ, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। इसी में बताइए कि इंडियन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको साथी कब लॉन्च किया गया है? आपको बताने, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, किसने बनवाया? जयपुर की स्थापना किसने की? जंतर मंतर जो जयपुर का है, इसको साथी किस वर्ष यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की मान्यता मिली है? हैदराबाद की स्थापना कब और किसके द्वारा? हैदराबाद की स्थापना ये साथी कब और किसके द्वारा? निमहैंस संस्थान कहां पर स्थित है? निमहैंस संस्थान कहां पर स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर, ये साथी कहां पर स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर, ये पूछा है आपसे, कहां पर स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? ICAO, IATA का हेडक्वार्टर बताइए। सूरीनाम की राजधानी मुद्रा बताइए। सूरीनाम की, इजराइल की राजधानी मुद्रा बताइए। इजराइल की साथी सबके सब राजधानी मुद्रा बताइए। मॉरिशस की राजधानी मुद्रा, मॉरिशस की राजधानी मुद्रा बताइए। अब इनको सबको, और अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जो पेपर में ना आता हो तो बताना। अब सभी लोग ये क्लास एग्जामपुर पर देख रहे हो, सबके सब साथी एग्जामपुर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुम्हारी मर्जी है, पाप तुम कमाओगे, मेरा क्या है। और अभी तुरंत में यूपी कांस्टेबल हिंदी का सिलेबस बताऊंगा, और एप्लीकेशन पर हिंदी कौन पढ़ाएगा? शंखनाद में एप्लीकेशन पर हिंदी कौन पढ़ाएगा बताओ? यह साथी देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992, लॉयन दिवस 10 अगस्त, नागरिक उड्डयन 7 दिसंबर, पोषण संस्थान,
ये साथी हैदराबाद में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये बेंगलुरु। CCMB सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद। भारतीय बागवानी संस्थान, ये बेंगलुरु में। कर्नाटक में लोकसभा 28, राज्यसभा 12, विधानसभा 224, विधान परिषद 75। आंध्र प्रदेश में लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधान परिसभा 58, विधानसभा 175, विधान परिषद 58। ये 2023 9 अप्रैल। हवा महल 1799, राजा प्रताप सिंह। 953 खिड़कियां। 1727 सवा राजा जयसिंह द्वितीय। जंतर मंतर को 2010 में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे 1591, कुली कुतुब शाह। निमहेंस, ये साथी बेंगलुरु में स्थित है। इसरो, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? बेंगलुरु में। ICAO-ITA, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हेडक्वार्टर है। सूरीनाम पारामारीबो, सूरीनाम पारामारीबो। इजराइल जेरूसलम। नीसेट, इसकी संसद। न्यू शेकिल मुद्रा हो जाती है। मॉरिशस की पोर्ट लुई, मॉरिशस की पोर्ट लुई। इसी में एक होमवर्क क्वेश्चन बता के चलो आप सभी लोग। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान का हेडक्वार्टर, राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय पंचायती राज, यह संस्थान कहां पर स्थित है? सब लोग इसका उत्तर होमवर्क में देंगे। तो सबके सब साथी, आप ही आपका कोई मित्र तैयारी करे, यूपी कांस्टेबल बता देना, अपने एग्जाम पर से करे। और जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं, जो अपने अंतिम प्रयास आदि, एक क्लास में छोड़ना, जान से मार दूंगा। 10 बजे आंतरिक सुरक्षा चल रही है, जन्म यही जान प्राण निकाल दूंगा, प्राण न्योछावर। सबके सब करेक्ट समय से आ जाया करो। अगर तुमने क्लास छोड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सबसे बुरा मैं ही रहूंगा तुम्हारे लिए। तो इसमें सबके सब सपोर्ट करना। मुझे भी बच्चा अपनी चीजों को ठीक करने में बहुत मदद मिलती है। और मेहनत में तो तुम खुद देख लो कि मैं तुमसे कोई गलत मांग कर रहा हूं तो बता देना। और मैंने 799 इसलिए रखे कि मैं इस बार तुम्हें बता सकूं कि चाहे तुम लाखों रुपए दे दो, लेकिन मेहनत से ही एग्जाम निकलते हैं, इसलिए। बाकी आप सभी जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, सबके सब एग्जाम्पल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलो कोई बात नहीं, समय से आ जाया करो। जो अपने यूपी कांस्टेबल की फ्री क्लास है, वो इसी चैनल पर शाम 6 बजे से शुरू होती है। इसी चैनल पर याद रखिएगा, शाम 6 बजे से 6 बजे मेरी ही जीके की होती है। अभी आप सभी के लिए सबके सब लाइक शेयर करना मत भूलना बेटा, इससे क्यों ही पाप कमा के जा रहे हो। अभी आपको तुरंत हिंदी का सिलेबस बता रहा हूं, यहीं से 1 सेकंड में ऐसे क्लिक करके हिंदी का सिलेबस जान लीजिए। बाकी आपके होमवर्क क्वेश्चन का वेट करूंगा। और आज सच्ची में बताऊं, आज तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है। जैसे कोबरा कब, नक्सलवाद के बारे में इतना बढ़िया राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़े। आज का कंटेंट बहुत शानदार है, पेपर के लिए बहुत शानदार। तो सबके सब रिवाइज कर लेना और मैं तुम्हारी कमेंट्स का वेट करूंगा। होमवर्क का उत्तर भी देना और क्लास कैसी लगी, क्योंकि तुम जानते हो मैं वैसे कमेंट नहीं पढ़ पाता, इतनी जल्दी आती है। लेकिन मैं साथी तुम्हें जब कुछ खाना खाया, कुछ भी काम कर रहा हूं, तुम्हारी कमेंट देख लेता हूं और सबको नाम लेकर विश देता हूं। तो सबके सब कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। और हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अब लगा जाना। और अभी हिंदी का आपको सिलेबस बता रहा हूं, सबके सब यहीं से क्लिक करके आ जाइए हिंदी के सिलेबस में। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। एप्लीकेशन वाले एप्लीकेशन पर चले जाओ। तो होमवर्क का उत्तर देना कमेंट में जरूर के जरूर, और बताना क्लास कैसी लगी है। और शंखनाद के बारे में भी अपने मित्र दोस्तों को जरूर बताना। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।